वेलकम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9। तो स्टूडेंट जो इससे पहले लेक्चर हुआ है उसमें हमने ज़्यादातर थ्योरी की बात की है, ठीक है। टर्बो C++ की बात की है, उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उनकी बात हुई है। तो आज से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसमें हम C++ की बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको जब हमने एक प्रोग्राम किया था C++ का, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट, ठीक है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंट नाम, इंट टाइप का, ठीक है। तो आज से हम जो आप लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल होते क्या हैं, उनको इनिशियलाइज क्या कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उनकी डेटा टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह के हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर बेसिकली नेम से थोड़ा आइडिया होगा, आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को। The identifier are the name used to represent variable, constant, type, function and label in the program, ठीक है। जो आइडेंटिफायर होता है वो नेम होता है किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का या किसी फंक्शन वगैरह का, ठीक है। उसे आइडेंटिफायर करते हैं। जैसे हमने रखा था इंट ए, इंट बी, इंट सम, तो बेसिकली वो सारे आइडेंटिफायर थे जो कि किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। A good identifier name should be descriptive but short, ठीक है। कि जो अच्छा आइडेंटिफायर होता है उसका नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि आप उसमें जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, जिस मकसद के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, उस मकसद वो मकसद वाज़ेह हो। जैसे हम रख देते हैं नेम, ठीक है। इसमें आपको पता लग रहा है कि हम नेम वो नेम सेव करवाएंगे। स्टूडेंट नेम इस भी रख देते हैं, यानी कि स्टूडेंट का नेम हम इसमें करवाएंगे सेव। उसके अलावा हम रख देते हैं फादर नेम, उससे भी पता चल जाता है कि आपको पता चल रहा है कि हम क्या स्टोर करवा रहे हैं इसमें, फादर नेम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो शॉर्ट हो और दूसरा डिस्क्रिप्टिव हो। अभी तो हमने प्रोग्राम में देखा है ए रख लिया, बी रख लिया, तो वो जस्ट टेस्टिंग के लिए था। जब हम प्रॉपर काम वर्क करेंगे ना प्रोग्रामिंग में, तो हम ए बी सी नहीं रखेंगे, बल्कि जैसे हमने उस दिन दो नंबर सेव करवाए थे तो उसके लिए num1, num2, num3 इस तरह रख लेंगे, नंबर 1 रख लेंगे, नंबर 2 इस तरह रखेंगे, ठीक है। ताकि जो जब हम दोबारा प्रोग्रामिंग करें तो हमें पता हो कि ये क्या चीज़ है, किस लिए रखा है, ठीक है। An identifier in C++ may consist of 31 character। आइडेंटिफायर का जो नेम है वो 31 करेक्टर्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक। इफ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31, द फर्स्ट 31 करेक्टर विल बी यूज, ठीक है। कि अगर आप 31 से ज़्यादा रखेंगे तो जो उसके फर्स्ट 31 करेक्टर हैं वो यूज होंगे, वो शो होंगे आपको। जो बाकी आप जितने भी एक्स्ट्रा करेक्टर होंगे वो ऑलरेडी वो उसको खुद ही स्किप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। इसकी मैंने जब प्रोग्रामिंग की थी तो मैंने कहा था आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर क्या होते हैं। दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर देखते हैं। A type of identifier that has special meaning in C++ is known as standard identifier। जिनके ऐसे आइडेंटिफायर जिसका मीनिंग ऑलरेडी सी प्लस प्लस में डिफाइन है, यानी, ठीक है। जो डेवलपर ने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी उस टाइम उसने जिसमें सेव करवा दिया था उसे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। लाइक सी आउट एंड सी इन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। सी आउट और सी इन जो है जो आप यूज़ करते हैं, सी आउट किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, सी इन बेसिकली इनपुट लेने के लिए यूज़र से हम यूज़ करते हैं, ये प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। A type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier, ठीक है। ऐसा आइडेंटिफायर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उस टाइम डिफाइन करें। अच्छा, एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है, मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी मेमोरी सेव करवा देता है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर देता है उसको, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है वो उस वेरिएबल को मेमोरी ऑक्यूपाई कर देता है, देन ही हम उसमें वैल्यू जो है वो स्टोर करवाते हैं। जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन पर या उस जो उसकी वेरिएबल की स्पेस होती है उधर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो
Programmer to stress memory location is known as user-defined function. User-defined identifier, ठीक, नेम एज एंड मार्क्स आर एग्जाम्पल, यानी कि जितने भी हम वेरिएबल खुद डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने उस प्रोग्राम में ए और बी डिक्लेयर किया था, सम डिक्लेयर किया था, तो बेसिकली ये सारे क्या है, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड इज द वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स क्या होता है, ये हमने देखे भी थे। कीवर्ड जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के फंक्शन होते हैं या लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब हम चेंज भी नहीं कर सकते और उनको उस मकसद के अलावा भी किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। The meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of the language। जब मीनिंग और पर्पस उसका जो कीवर्ड का है वो कौन डिफाइन करता है, वो जो डेवलपर होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज बनाने वाला, वो डिफाइन करता है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर, ठीक है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते और दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर एक काम का, एक कीवर्ड का मतलब है कि उसने चीज प्रिंट करवानी है, तो हम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते कि हम उसे कह दें आप प्रिंट ना करो, आप इनपुट ले लो, ठीक है। तो ये काम कीवर्ड्स के साथ नहीं हो सकता, ये जो प्री डिफाइंड पर्पस होता है इनका, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही रीडिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड की लिस्ट है जो आपकी बुक पे भी बनी है, वहाँ से मैंने लिया है। इसमें देखें, ये इफ, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट, इफ, ये सारे कीवर्ड है, गो टू है, ठीक है। फिर चार, इसके अलावा वाइड आपने यूज़ किया था सिस्टम, वो जब हमने प्रोग्रामिंग की थी तो मेन फंक्शन के साथ हमने वाइड यूज़ किया था, ठीक है। तो ये वाइड है, ये सारी लिस्ट है कीवर्ड्स की। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करेंगे वो है। नेक्स्ट है डाटा टाइप। The data type define a set of value and a set of operations on these value, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हमारा डिफाइन करता है कि जो हमने वेरिएबल रखा है उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जो हम प्रोग्राम में देख चुके हैं इंट, ठीक है, ये बेसिकली डाटा टाइप थी। A computer manipulate various types of data। कंप्यूटर के पास वेरियस टाइप का डेटा अवेलेबल, डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। द डेटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट, ठीक है। जो हम डेटा टाइप वगैरह रखते हैं या वेरिएबल शो करवाते हैं, तो वो हम किस लिए करते हैं, ताकि प्रोग्राम को इनपुट दी जा सके। जैसे हमने सम वाला एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, दो वेरिएबल इंट टाइप के रखे थे, उसका मतलब था इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होनी है, ठीक है। तो फिर लास्ट में हमने सम रखा था, उसको भी इंटीजर रखा था। तो उसमें क्या किया था हमने, जो इनपुट थी ए की, इनपुट बी की, उसको हमने एज आ इनपुट दी थी और उसका रिजल्ट एज आ आउटपुट हमें शो हो गया था, प्लस हो गया, ठीक है। ये चंद डाटा टाइप है, नीचे टेबल में लिखे हैं इंट, ठीक है, आई एन टी, इंट। टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, इंट क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है। फ्लोट डाटा टाइप जो है वो स्टोर रियल वैल्यू, मीन्स जो आप फ्रिक्शन वाली वैल्यू होते हैं, 93.1, 2.0, ठीक है, ये सारी रियल वैल्यूज है। नंबर थ्री है डबल। डबल क्या करती है, डबल लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करवाती है, ठीक है। अब ये लार्ज रियल वैल्यू अलग, डबल के लिए क्यों, डबल की ज़रूरत क्यों हमें आई, या डबल अलग से क्यों लिखा है, तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा। हर डाटा टाइप की स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है। जैसे इंट की कुछ रेंज है, उसके अलावा अगर उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी होगी तो वो इंट में नहीं, लॉन्ग में स्टोर होगी। लॉन्ग भी एक डाटा टाइप है, ठीक है। इसी तरह फ्लोट की भी एक स्पेसिफिक रेंज है कि आप उस रेंज के अंदर अंदर इसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, और अगर आपने उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आपको डबल डाटा टाइप यूज करनी पड़ेगी, फ्लोट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है चार। चार बेसिकली करेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं करेक्टर डाटा टाइप की। इंटीजर वगैरह तो आप डिटेल में देख चुके हो, ठीक है। इंट नंबर स्टोर वगैरह करवाने के लिए यूज होती है। चार, चार डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यू। चार जो डेटा टाइप है वो क्या करते हैं, वो करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाती है। करेक्टर बेसिकली एक वर्ड को कहते हैं, एक वर्ड को नहीं बल्कि एक लेटर को कहते हैं, ठीक है। जैसे ए वो हमारा एक करेक्टर है, बी अलग करेक्टर है, सी अलग करेक्टर है, इस तरह
अगर हमने एक लेटर स्टोर करवाना तो उसके लिए 4 डाटा टाइप यूज होती है, ठीक है। इट टेक 1 बाइट इन मेमोरी, ठीक है। इसके जो वो साइज होता है मेमोरी बाय करने का, मेमोरी ऑक्यूपाई करने का, वो 1 बाइट होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर डाटा टाइप, जैसे ही हम कोई वेरिएबल स्टोर वो इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो देन वो मेमोरी में अपनी स्पेस लेता है, देन ही हम उसमें उस स्पेस पे जो मेमोरी में उसको मिलती है उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। It's used to represent a letter, number और punctuation mark and a few other symbols, ठीक है। इसमें आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, लेटर भी, नंबर भी, पंचुएशन मार्क्स भी और डिफरेंट सिंबल्स भी। सिर्फ एक लेटर वाला आप इसमें सेव करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है चार टाइप की करेक्टर टाइप के एग्जांपल। एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस पे, ठीक है। उधर एक प्रोग्राम लिखते हैं, देन आप उसमें आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपनी वही हेडर फाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड कॉन आई डॉट एच। अब वॉइड मेन, ये देखिए ये वाला जो वॉइड है, ये बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड है। इसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं, ना इसका कोई मीनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। अब क्या करते हैं, हम चार टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। पहले क्लियर स्क्रीन, ये आपको पता है क्यों यूज होती है, क्योंकि अगर कोई पुरानी आउटपुट इसमें लिखी हो तो वो उसको क्लियर कर देगी। चार डाटा टाइप जिसमें ये भी जो है ये प्री डिफाइन है। जो प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं वो वाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें आपको स्पेलिंग का भी पता चल जाएगा। आप देखें, जैसे हम स्पेलिंग लिख रहे हैं, स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं तो वो वाइट नहीं किया उसने, क्योंकि ये वर्ड ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसके स्पेलिंग ठीक करूंगा वो उसको वाइट कर देगा। चार टाइप का एक वेरिएबल हमने ले लिया है, ठीक है। डाटा टाइप लिया है, इसमें दो वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं, ch1 और ch2 सेमीकोलन। अब ch1 में मैं स्टोर करवा रहा हूँ एक लेटर ए, ठीक है। और ch2 में एक और लेटर बी स्टोर करा रहा हूँ। जब आपने करेक्टर टाइप में कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो वो सिंगल कोटेशन में सेव करवानी है, ठीक है। ये देखें सिंगल कोटेशन डालने में, अगर कोई स्ट्रिंग हो तो डबल कोटेशन, अगर कोई लेटर हो तो सिंगल कोटेशन। अब मैं डायरेक्ट सी आउट लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वो ch1 और ch2 की जो वैल्यू है उसको हमें शो करवा दें। तो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और ये देखें ये उसने शो करवा दी ए बी। यही हमारी वैल्यू थी, ch1 की ए थी और ch2 की बी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली करेक्टर को सेव करवाने के लिए यूज होती है। चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ये बेसिकली इसके लिए मैं आपको एक बुक से कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ, उसको पहले देख लेते हैं। हमारा जितने भी करेक्टर या जितने भी हमारे डाटा टाइप्स होती हैं उनकी रेंज होती है, ठीक है। ये जो आपको टेबल शो हो रहा है ये बेसिकली उसकी रेंज है। इसमें कि देखें आप, डाटा टाइप जो इंट है वो साइज कितना लेती है मेमोरी में, 2 बाइट्स, ठीक है। और इसकी रेंज होती है फ्रॉम -32,768, ठीक है, से लेकर 32,767। इससे जब आप बड़ी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए ये देखा है, ये लॉन्ग यूज होता है। ये बेसिकली इंटीजर और लॉन्ग दोनों सेम ही है, ठीक है। ये स्मॉल वैल्यू के लिए स्टोर यूज होता है और ये लार्ज वैल्यू को सेव करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है।
ठीक है, इस तरह शॉर्ट, अनसाइडेंट, लॉन्ग, ये बेसिकली सारी डेटा टाइप हैं और ये इनकी बाइट साइज लिखे हुए हैं बुक में और ये इसकी रेंज लिखी है कि आप इसमें कितनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारी दूसरी डेटा टाइप्स हैं उसमें भी यही है, उसकी भी स्पेसिफिक रेंज होती है हमारे पास जो हम स्टोर करवा सकते हैं उसमें। स्लाइड्स पे चलते हैं। इंटीजर अंडरफ्लो। Integer overflow occur when the value assigned to an integer variable is more than maximum possible value। ठीक है, ओवरफ्लो कब होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ओवरफ्लो को, तो हम अपनी रियल लाइफ में भी अक्सर ओवरफ्लो का वर्ड यूज करते हैं। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि खास हद से बढ़ जाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि पानी ओवरफ्लो हो गया है, इसका क्या मतलब होता है कि जो बर्तन है उसमें जितनी जगह थी उससे बढ़ गया पानी तो बाहर गिरने लग गया। ठीक है, तो इसी तरह इंटीजर ओवरफ्लो तब आता है जब हम स्पेसिफिक रेंज के से बढ़कर उसमें वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। जैसे आपने देखा 37,676 राउंड अबाउट वैल्यू इंटीजर की थी, अगर हम 78 वैल्यू स्टोर करवा देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, integer underflow occur when the value assigned to an integer variable is less than possible minimum value। ठीक है, जब पॉसिबल वैल्यू आपने देखा उधर रेंज दी हुई है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक इसमें वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो जब आप मैक्सिमम रेंज से उस अबव कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो ओवरफ्लो कहलाएगा, और जब मिनिमम रेंज से कम वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम टर्बो में कर लेते हैं, या इसका प्रोग्राम मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। तो बुक पे बना हुआ है, उसमें मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। टर्बो पे फिर हम जब इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे बाकायदा, तो उसमें मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखें। अब ये बेसिकली ये तो हेडर फाइल्स होगी दोनों, हैश इंक्लूड कौन है, ये डॉट एच हैश इंक्लूड है, स्ट्रीम डॉट एच, या उसके बाद वाइड में क्लियर करें, यहाँ तक तो सारे प्रोग्राम का आपको पता है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ये वाली। अब उसने एक शॉर्ट, ये भी शॉर्ट क्या डाटा टाइप है, शॉर्ट का शॉर्ट डाटा टाइप का नाम थे एक वेरिएबल, ये टेस्ट वार। ठीक है, टेस्ट वार जो है वेरिएबल का नेम है और ये डाटा टाइप है। उसमें उसने 32,767 वैल्यू स्टोर करवाई जो कि इसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, देन उसने क्या किया, उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 32,767। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया है, मैक्सिमम रेंज में उसने +1 कर दिया, यानी कि ओवरफ्लो कर दिया उसको। तो उसका क्या आंसर है, उसका आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, तो जब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की बात करें तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में एरर कोई नहीं आता, लेकिन आपका जो सिस्टम की आउटपुट है वो डिफेक्ट कर देती है, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये माइनस में आ गया, हालांकि इसको प्लस में 32,767 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो माइनस में 32,768 आ गया, क्योंकि ये ओवरफ्लो था। इसने क्या किया, उसको माइनस वाली वैल्यू में स्टोर करवाना शुरू कर दिया ताकि वो ओवरफ्लो जो है हमारा वो ना हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब जैसे बर्तन में पानी भर जाए, आप उसमें और पानी डाल रहे हो तो आप क्या करोगे, पानी ना गिरे तो इसका क्या मतलब होगा कि आप उसमें से पानी खाली करना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो माइनस कर रहे हो आप। इसी तरह इसमें क्या कर रहा है कि वो जब ओवरफ्लो होना हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको माइनस करना शुरू कर देगा वैल्यू को। देन फिर माइनस में प्लस किया तो जब वो फिर अपनी रियल मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ है एंड एल। ठीक है, ENDL, ये हर सी आउट के बाद क्यों लिखी हुई है? तो बेसिकली जैसा कि अभी आपने देखा, हमने AB की वैल्यू शो करवाई, करेक्टर 1 और करेक्टर 2 की वैल्यू। ठीक है, तो वो दोनों इकट्ठी आ गई थी, AB इकट्ठा लिखा गया था। तो अगर हम चाहें कि अपनी हमारी आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे आए, यानी कि जैसे यहाँ पे है कि पहली आउटपुट ये आ रही है, दूसरी यहाँ पे आ रही है, तीसरी नीचे आ रही है, तो उसके लिए हम ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसको डालने के बाद, लाइन के बाद वो सी आउट के एंड पर इसको डाल के एंड एल लिखेंगे, ENDL। ठीक है, इस ये जब
इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एंड लाइन हो गई या अब जो न्यू आउटपुट है वो न्यू लाइन में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंडल ना लगाते तो आप इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल साथ इसके आ जाना था, 32,767 माइनस 32,768। और जो लास्ट वाला क्योंकि इसमें साइन भी कोई नहीं है तो ये 8 के साथ ही 3 2 लिखा जाना था, जो कि काफ़ी लेंथी वैल्यू हो जानी थी, पता नहीं चलना था कि वैल्यू खत्म कहाँ से हो रही है स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहें कि वैल्यू हमारी न्यू लाइन पे है तो उसके लिए ये वाला यूज होता है एंड एल। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।